नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो ऐसे दो जातक कभी भी शादी नहीं करें जिनका कुंडली मिलान इस प्रकार से होता है। पूरा मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो आप अपने लाइफ में कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि विवाह हमारे जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण डिसीजन है। यदि आपने वह डिसीजन सही लिया, ज्योतिष के माध्यम से आपने एक अच्छी सलाह ली है जीवन में, तो आप कभी भी गलत साबित नहीं हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम दोनों जातकों का कुंडली मिलान करके परफेक्ट निर्णय निकालते हैं कि आप दोनों का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, संतान पक्ष से आपका जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, दोनों को एक दूसरे का भाग्य का साथ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आगे जाकर आप दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे जीवन में वृद्धि उन्नति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि यदि आप लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं या आपके पास कोई रिश्ता आता है, तो आप यदि दुविधा में हैं कि आपके लिए परफेक्ट जीवन साथी कौन है, तो आपको अवश्य ज्योतिष की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम हमारे जीवन का पूरा सार जान सकते हैं। यदि दो जातक आपस में शादी करते हैं तो उनका कुंडली मिलान होना बहुत अधिक ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से जातक मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो बहुत से जातकों को तो कुंडली परफेक्ट मिलान होता है, किसी का कुंडली मिलान नहीं होता है। तो उन्हीं का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है दोस्तों। शादी एक ऐसा डिसीजन है, यदि आपने बहुत अधिक सतर्कता से लिया तो आपका पूरा जीवन बहुत अधिक सुखमय रहेगा। यदि यही डिसीजन आपकी लाइफ में गलत हो गया तो आपको बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ सकती है, डाइवोर्स जैसी स्थिति हमारी लाइफ में उत्पन्न होती है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर हमारे जीवन में लगते हैं। क्योंकि लाइफ में आप देखिए, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे तोड़ने के लिए आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े। जब हम शादी करते हैं, यदि आपकी शादी टूटनी है, डाइवोर्स होना है, तो डाइवोर्स आप अपने आप नहीं ले सकते हैं, आपको उसके लिए कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इन परिस्थितियों से पहले से ही आप बचे, पहले ही शादी करने से पहले आप कुंडली मिलान जरूर करवाएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसमें आप पूरे अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। यह जन्म कुंडली मेरे पास आई थी मिलान करवाने के लिए, तो यही एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ को समझ में आ सके। बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ मैं विश्लेषण करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ही आपको ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि आप अपने जीवन में कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सके दोस्तों। तो बॉय की जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो यह इनके कन्या लग्न की कुंडली बनती है और गर्ल की जो बनती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली मिलान के लिए मंगल दोष है कि नहीं है। मंगल दोष के लिए हम मंगल की स्थिति को लग्न कुंडली में देखते हैं, तो मंगल यहाँ पर इनके बॉय की कुंडली में 11th हाउस में स्थित है, तो मंगल दोष नहीं है। अब मंगल दोष कब लगता है, कब नहीं लगता है, पूरा डिटेल में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं नियम नहीं समझाऊंगी, नियम यदि मैं समझाने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वह आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपको बेसिक सीखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में जानकारियाँ दे रखी है। अब गल की कुंडली में हम मंगल की स्थिति देख लेते हैं, तो गल की कुंडली में मंगल 6ठे हाउस में स्थित है, तो मंगल दोष नहीं लगता है। तो दोनों की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, अर्थात लड़का भी मांगलिक नहीं है और लड़की भी मांगलिक नहीं है। अब हम 7वें हाउस की स्थिति देखते हैं, क्योंकि 7वां हाउस ही हमारे सुखी वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह हमारी कुंडली में बनता है दोनों जातकों की। तो 7वें भाव का स्वामी बॉय की कुंडली में गुरु बनता है। गुरु की स्थिति हम देख लेते हैं कहाँ पर वह प्लेस है। तो गुरु यहाँ पर 6ठे हाउस में स्थित है। तो 6ठा हाउस सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी 7th हाउस का संबंध 6ठे हाउस से होगा तो बार बार हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि 6ठे हाउस में स्थित ग्रह हमेशा 7th भाव का व्यय कराता है, क्योंकि वह 12वां हाउस हो जाता है। यदि हम 7th भाव को लग्न से गिने, वह एक डीप नॉलेज होती है। तो बेसिक आपको मोटा मोटा सीखना है कि जब भी 6ठे हाउस में
सेवेंथ भाव का स्वामी स्थित होता है तो सुखी वैवाहिक जीवन नहीं होता है, यह एक संकेत है। तो यहाँ पर सेवेंथ भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु की केतु से युति भी होने के कारण भी वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। और छठे हाउस का मालिक शनिदेव भी यहाँ पर नीच राशि में 8वें भाव में स्थित है। तो सभी परिस्थितियों में हम देखें तो सेवेंथ भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है, भले ही वह गुरु है। हम कहते हैं कुंडली में कि गुरु यदि हमारी कुंडली में अच्छा हो गया तो हमारा जीवन संपूर्ण होता है, ऐसा नहीं होता है। सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर एक सटीक निर्णय निकाला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम गल की कुंडली देख लेते हैं। गल की कुंडली में सेवेंथ भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, वह 12वें भाव में स्थित है। जब भी कोई 6, 8, 12 में ग्रह स्थित होता है तो वह अपने शुभ परिणामों में कमी करता है। अब वह सूर्य से युति भी है, तो सूर्य से युति होने के कारण वह अस्त अवस्था में हो गया। यहाँ मैंने डिग्री वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन जो मैं प्रिडिक्शन करती हूँ पूरा डीप एनालिसिस करके ही फाइनल रिजल्ट बताती हूँ, क्योंकि सामने वाले को तो फाइनल रिजल्ट चाहिए, उन्हें डीप एनालिसिस से मतलब नहीं है। हर चीज़ यदि यहाँ पर हम लिखेंगे तो बहुत मैसी कुंडली हो जाएगी। 100 पेज की कुंडली हम आपको बना कर दें, वह आपके समझ में नहीं आती। तो इसलिए फाइनल डिसीजन यहाँ बताया जाता है एक लाइन में, ताकि आपको समझ में आ सके हर चीज़। तो शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, शुक्र अस्त अवस्था में, यानी कि दोनों की कुंडली में सेवेंथ भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। अब हम देखते हैं चंद्र राशि। दोनों की चंद्र राशि का मिलना बहुत अधिक जरूरी है। चंद्रमा क्या होता है, हमारी दोनों की कुंडलियों में हमारे मन का कारक माना गया है। यदि दोनों के मन मिलेंगे तभी हमारा सुखी वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के एक ही विचार होंगे तभी जीवन में तनाव ग्रह कलेश नहीं होगा। यदि दोनों के विचार अलग अलग होंगे, अर्थात जब भी हम कोई मैरिड लाइफ में डिसीजन लेंगे तो एक उत्तर जाएगा, दूसरा दक्षिण जाएगा, तो फिर दोनों में मनमुटाव होगा, ग्रह कलेश होगा, और ये ग्रह कलेश आगे बढ़ते बढ़ते डाइवोर्स जैसी स्थिति हमारी लाइफ में उत्पन्न करता है। तो चंद्र राशि का मिलना हमारी कुंडली मिलान टॉपिक में बहुत अधिक जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं चंद्र राशि क्या है, चंद्र राशि कैसे निकालते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। चंद्रमा या 7 नंबर राशि में स्थित है तो जातक की तुला राशि होती है, और लड़की की यदि हम देखें चंद्रमा 5 नंबर राशि में स्थित है तो इसकी सिंह राशि होती है। तो इस अनुसार दोनों की बॉय की कुंडली में इस अनुसार बॉय की तुला राशि है और गर्ल की सिंह राशि है। दोनों आपस में अति शत्रु है। क्यों? क्योंकि तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह हम भली भांति जानते हैं अति शत्रु है। एक दानवों के टीम में से है और एक देवताओं की टीम में से है। तो कभी भी इनके आपस में विचार नहीं मिलेंगे यदि यह शादी करते हैं। तो आप सोचिए यह ज्योतिष कितना एक प्योर ज्ञान है। इसमें एक एक ग्रहों की स्थिति को देखकर हम सामने वाले जातक के बारे में सब चीजें बता सकते हैं। तो यहाँ कोई फेक कंसल्टेंसी नहीं हो रही है, ना ही कोई फेक नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जो कुंडली बोल रही है वही मैं आपको बता रही हूँ, और वो होता भी है जरूर। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कुंडली में नेगेटिव दशा चल रही है और जातक को नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्थिति में हम कर्म ऐसे करने लग जाते हैं, वे अगले टॉपिक या आने वाले अन्य वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको वह जानकारियां बहुत अधिक इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों की चंद्र राशियां नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह का मतलब होता है बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। शुक्र उसकी पत्नी का कारक ग्रह माना जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। और लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति देखी जाती है। लड़की की कुंडली में गुरु उसके पति का कारक ग्रह माना जाता है। कारक ग्रह का अच्छा होना भी जरूरी है, यानी कि पति की अवस्था कैसी होगी लड़की की कुंडली में वह देखा जाता है। तो अब देख लेते हैं बॉय की कुंडली में हम देखें शुक्र की स्थिति कैसी है। तो शुक्र यहाँ पर इनके 12वें भाव में स्थित है। तो जब भी 6, 8, 12 में ग्रह स्थित होता है तो वह शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। हम इस चीज को जानते हैं। यदि हम उस भाव से नहीं जुड़े हैं तो तभी वह सक्षम नहीं होता है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। गल की कुंडली में गुरु की स्थिति देख लेते हैं। गुरु यहाँ पर 10th भाव में स्थित है, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पर 10th नंबर लिखा है, यानी कि गुरु यहाँ पर नीच राशि में स्थित है। तो सब आपके जो सूत्र है वो माइंड में यहाँ पर चलने चाहिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिष का अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सब चीज़ें यहाँ माइंड में सेट होगी तभी आप हर चीज़ का प्रिडिक्शन सही तरीके से कर सकते हैं।
हैं। अब गुरु यहाँ नीच राशि में स्थित हो गया है, तो दोनों की कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात कारक ग्रह भी हमारे अच्छे नहीं है। अब बात आती है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान में वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, गण, भ्रकुट, नाड़ी दोष, मैत्री गुण, ये सब देखे जाते हैं, यानी कि कितने गुण मिल रहे हैं। यदि गुणों में भी कमी है, मैन्युअली कुंडली भी अंदर से नहीं मिलती है, तो हमेशा शादी के लिए फिर आपको मना करना है, उस रिश्ते से आपको बचना है। यदि फिर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में खुद अपनी, जैसे कहते हैं ना, मुसीबत खुद ही मोल आप ले सकते हैं। तो अब अष्टकूट मिलान देख लेते हैं हम। अब अष्टकूट मिलान पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, वैश्य का मतलब क्या होता है, कौन से गुण हम इसमें देखते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। हर टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा मेरे इस चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। यदि आप अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं, या आप सीख रहे हैं, या आप कुंडली मिलान भी करवाना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके जीवन में, तो भी आप वीडियोस देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वर्ण का गुण मिलान हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है, वैश्य का भी 0 प्राप्त हुआ है, तारा का 1.5 प्राप्त हुआ है, योनि का 2 नंबर प्राप्त हुआ है, मैत्री का 0 पॉइंट मिलान है, और गण भी इनके 0 ही मिल रहे हैं, और भकुट दोष इनके नहीं है। नाड़ी दोष इनकी कुंडली में सॉफ्टवेयर ने बताया है, लेकिन नाड़ी दोष निरस्त होता है क्योंकि दोनों की चंद्र राशि अलग अलग है। तो यहाँ पर कुछ नियम से गुणों में वृद्धि हुई है, लेकिन 18 ही गुण मिल रहे हैं। मैन्युअली कुंडली मिलान नहीं होता है तो फिर शादी के लिए मना कर दिया जाता है। और डीप स्टडी के लिए नक्षत्रों तक भी देखा जाता है, नवांश कुंडली की स्थिति भी देखी जाती है, तो वह भी अच्छी नहीं है। वह चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगी तो आपको फिर वह चीज़ समझ में नहीं आएगी, वह आगे की चीज़ें हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन आपको यही लिखकर बताया जाता है कि आप दोनों का कुंडली मिलान का स्तर अच्छा नहीं है। यदि आप शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, और वह परेशानी आगे से आगे तक बढ़ती रहेगी। फिर हम उपायों का सहारा लेते हैं, फिर एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ हम जीते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में यह डिसीजन लेने जा रहे हैं, शादी करने के आप लायक हो गए हैं, आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपने बहुत से रिश्ते देखे हैं, तो आप जब शादी करें तो आप कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं। आपको यह चीज़ समझ में आई तो आप खुद भी स्वयं भी ये चीज़ कर सकते हैं अपने घर पर भी। तो आप इस चीज़ को देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ को समझाने का कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो अधिक अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।